Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biology with Hamza Ramzan. We are going to talk about nerve impulse. Nerve impulse होती क्या है, किस तरह से nerve impulse generate होती है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो शामिल होते हैं और MDCAT में किस किस तरह के MCQs इसके बन सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट nerve impulse. नर्व इम्पल्स बेसिकली एक वेव है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस पर मुश्तमिल होती है. पूरे के पूरे एक न्यूरॉन के अंदर, एक्सॉन के अंदर एक जो वेव है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जो ट्रेवल कर रही होती है, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन जो है मैसेज को कंडक्ट कर पाता है, मैसेज को ट्रांसफर कर पाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. दैट इज नर्व इम्पल्स. इसमें बहुत से केमिकल चेंजेस जो हैं वो टेक प्लेस कर रहे होते हैं. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज केमिकल चेंजेस इंशाल्लाह. तो नर्व इम्पल्स को स्टडी करने से पहले हमें दो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए. एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, दूसरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसे कहा जाता है. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसके इलेक्ट्रिकल वर्क को करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. कोई भी चीज़ कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकती है, किस तरह से इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकती है, उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है. और अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उनके ऊपर चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बेस पे नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है. तो उसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा. उस चार्ज को हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देंगे. अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो दो तरह का होता है. एक हमारे पास होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा एक्शन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चार्जेस होते हैं. और जो न्यूरॉन जब कभी भी नर्व इम्पल्स ट्रांसफर नहीं कर रहा होता, उस टाइम पे एक न्यूरॉन के एक्सॉन के सरफेस एरिया के ऊपर जो चार्ज होता है, उसे हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं. अब रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पे जब एक न्यूरॉन जो है वो कोई भी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा, एक न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगी. This condition is known as the polarization or the polarized state of cell membrane और न्यूरॉन. कि न्यूरॉन इस टाइम पे पोलराइज स्टेट में है, उसकी जो आउटर सरफेस एरिया है वो ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, जो इनर सरफेस एरिया वो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है. देर आर अ फ्यू फैक्टर्स. कुछ आइंस होते हैं जो कि इस काम को करने में इन्वॉल्व होते हैं. तो एक चीज़ हम लोगों ने पहले इसके बारे में जो MCQs आता है, पूछा जाता है. ये MCQs क्या है कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज अबाउट -70 मिली वोल्ट. इसे आप -0.07 वोल्ट भी कह सकते हैं. अगर आपको इस तरह से MCQs पूछा जाए, अगर मिली का वर्ड लेटर हटाना है आपने. तो खैर, जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट, का मतलब ये है कि इनसाइड ऑफ द सेल जो होगा वो 70 मिली वोल्ट ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होगा एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल. दैट इज व्हाई इट इज -70 मिली वोल्ट. अब इसमें कौन कौन से आयंस शामिल होते हैं, वो किस तरह से न्यूरॉन की इनर मेम्ब्रेन को नेगेटिवली चार्ज करते हैं, हम इस डायग्राम के ऊपर बात करते हैं. आयंस हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस हैं. एक सोडियम का आयन है, दूसरा पोटाशियम का आयन है. ये दो जो है ना हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं. इसके अलावा कुछ एनायंस होते हैं जिसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं. प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर्स हैं, नेगेटिव चार्ज आयंस हैं. इनको कंसीडर कर लेते हैं फिलहाल. तो हमारे पास जो सोडियम आयंस होंगे, सोडियम आयंस सेल के अंदर जितने भी होते हैं, सेल के बाहर वो 10 गुना ज्यादा होते हैं. हमने अभी यहाँ पे ना बेसिकली ये चीज एस्टेब्लिश करनी है कि सेल के अंदर जो वो नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरह से होता है. तो इमेजिन कर लीजिए कि इस सेल के ऊपर बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है. व्हाई इज दैट? जब एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, सोडियम जो होंगे वो बाहर 10 गुना ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द इनसाइड. लेकिन यहाँ पे एक ऐसी डिटेल आती है जो कि बच्चों को कभी कभार कंफ्यूज कर देती है कि जो पोटाशियम के आयंस हैं वो सेल के अंदर जो होंगे वो 20 टाइम्स मोर होंगे एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल. तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो सेल के अंदर ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता कि कौन से चार्ज कहाँ पर ज्यादा है. इन तमाम चार्जेस की, इन तमाम आयंस की एक मूवमेंट होती है. जो पोटाशियम आयन है ये थोड़ा सा लिपिड सोल्यूबल होता है. तो ये सेल के अंदर जब हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है, सेल के बाहर ये लो कंसंट्रेशन में मौजूद है, तो ये अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिफ्यूज आउट कर जाता है, सेल से बाहर लीक होता रहता है. तो हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर होता है दैट इज लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन.
पोटाशियम आयन जब लीक करता है तो सेल से पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता जाएगा, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे ना सेल के पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स को हम लोग नाम देते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम चैनल भी कह सकते हैं, पंप भी कह सकते हैं, सोडियम पोटाशियम गेट भी कह सकते हैं। लेट्स जस्ट अज्यूम कि हमारे पास यहाँ पे एक सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो मौजूद है। सोडियम पोटाशियम पंप का एक फीचर ये होगा कि उसने सेल के बाहर से पोटाशियम को पकड़ के सेल के अंदर लेकर आना है, लेकिन जब वो सेल के बाहर से पोटाशियम को पकड़ के सेल के अंदर लेकर आएगा तो वो साथ साथ जो क्या कर रहा होगा, वो सोडियम के आयंस को सेल से बाहर भी निकाल रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो दो पोटाशियम के जो आयंस हैं उनको पकड़ के सेल के अंदर लेकर आता है, जो दो पोटाशियम आयंस हैं वो सेल के अंदर आ रहे हैं, तो इस काम को करने के दौरान उसने क्या करना है, उसने तीन सोडियम के जो आयंस होंगे उनको सेल से बाहर निकाल देना है। स्टिल देयर इज अ लॉस ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज टू द सेल, सेल के अंदर से एक पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ अभी भी निकल रहा है। इसके अलावा थर्ड हमारे पास फैक्टर जो है वो यहाँ पे ये होता है लार्ज ऑर्गेनिक आयंस, या हम प्रोटीन कह सकते हैं उन्हें, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर पोटाशियम के जो चार्जेस हैं वो लीक आउट कर रहे होते हैं। दूसरा फैक्टर सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि दो सोडियम को अंदर लेकर आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए लेके आएगा। और दो पोटाशियम को अंदर लेकर आता है, तीन सोडियम को बाहर निकाल देता है। तो देयर इज अ लॉस ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज टू द सेल, सेल के बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड हमारे पास जो फैक्टर होता है वो लार्ज ऑर्गेनिक आयंस या एनाइंस होते हैं, जो प्रोटीन्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस चीज की वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो -70 मिली वोल्ट है, उसे मेंटेन किया जाता है इस लेवल पर, और जो सेल है वो कोई भी नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता। जब एक्शन पोटेंशियल की बारी आती है, जब एक सेल को एक स्टिमुलस मिलता है, न्यूरॉन को एक स्टिमुलस मिलता है, दैट स्टिमुलस हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो जो पोलराइज्ड न्यूरॉन है उसे एटलीस्ट -50 से -55 मिली वोल्ट तक डीपोलराइज कर सके, थोड़ा सा उसकी जो चार्ज का डिफरेंस है उसे रिड्यूस कर सके। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड होता है स्टिमुलस का। अगर ये थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है देन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। एक्शन पोटेंशियल के केस में ऐसा होता है कि जो चार्जेस हैं दे आर रिवर्स्ड, मोमेंटरीली रिवर्स होते हैं, बट दे आर रिवर्स्ड, और सेल के अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि सेल के अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव जब ज्यादा, अगर हम इसी डायग्राम को दोबारा से देखते हैं, हमने ये चीज इस्टेब्लिश कर ली हुई है कि सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। और अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है, जो स्टिमुलस है वो -50 मिली वोल्ट तक चला गया, इस -50 मिली वोल्ट के रीच होने से क्या होगा कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ गेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चैनल प्रोटीन है जिसे हम लोग नाम दे देते हैं सोडियम चैनल का, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो तो अपने आप सेल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते, उनके गुजरने के लिए कोई ना कोई चैनल प्रोटीन का होना जरूरी है। तो ये सोडियम चैनल हमारे पास है। अब सोडियम की आयंस जो होंगे, क्योंकि सोडियम सेल के बाहर 10 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, तो जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इस लेवल पे पहुंचता है तो सोडियम चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। इनके ओपन होने से जितने भी सोडियम के आयंस होंगे दे विल स्टार्ट गोइंग इनसाइड द सेल, वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। जो सेल के अंदर जाएंगे दे विल डीपोलराइज द सेल, वो सेल को इस तरह से डीपोलराइज करेंगे कि सेल अंदर से पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा, सेल के बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यही सिलसिला सपोज कर लीजिए कि हमारे पास जो नर्व इंपल्स है वो इस टाइम पे इस एरिया में मौजूद है। यहाँ पे भी हमारे पास जो चार्जेस हैं वो रिवर्स हो चुके हैं, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, सेल के बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अब जब डीपोलराइजेशन होगी तो देयर इज अनदर चैनल, इस चैनल को हम लोग नाम देते हैं पोटाशियम गेट या पोटाशियम चैनल। जब पोटाशियम यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुई, और डीपोलराइजेशन कहाँ तक पहुंची कि जो पहले हमारे पास -70 मिली वोल्ट का डिफरेंस था, सेल के अंदर -70 मिली वोल्ट चार्ज ज्यादा नेगेटिव था एज कम्पेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, ये पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट तक चला गया। अब जैसे ही पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट तक ये हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी तो पोटाशियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे। इन पोटाशियम चैनल के ओपन होने से क्या होगा कि पोटाशियम के आयन जो कि सेल के अंदर 20 टाइम्स मोर थे वो यहाँ से रैपिडली बाहर निकलेंगे, और रैपिडली बाहर निकल के सेल को रीपोलराइज कर देंगे। सेल इस तरह से रीपोलराइज होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो अगेन बाहर पॉजिटिव
और सेल के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। इतनी देर में जो अगला सोडियम चैनल था ये ओपन हुआ। इसके ओपन होने से सोडियम के जो आयन है सेल के अंदर आए, तो हमारे पास जो आगे यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे नर्व इंपल्स जो पहुंच गए, नर्व इंपल्स यहाँ पे पहुंची, अंदर पॉजिटिव अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। और उतनी देर में हमारा जो ये वाला एरिया था, इस एरिया के अंदर रीपोलराइजेशन होगी और पोटाशियम के जो चैनल्स हैं वो ओपन हो गए। यानी कि नर्व इंपल्स यहाँ से आगे मूव करके थोड़ा सा आगे चली गई। तो इसी तरह नर्व इंपल्स थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ी थोड़ी जगह पे जो है वो आगे की तरफ मूव करती जाएगी। और जगह जगह पे जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन होती है, वो दोबारा से रीपोलराइज होती जाती है। तो इट अपीयर्स एज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। जिस तरह आपने सपोज कर लें कि आपके हाथ में एक रस्सी है, उस रस्सी को आप का जो दूसरा सिरा है वो आपने किसी दीवार के साथ बांधा हुआ है, और आप उस एक रस्सी को जर्क देते हैं, उस रोप को जर्क देते हैं, तो यू विल सी अ वेव ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोप। उसी तरह जो न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, इसके अंदर भी एक वेव चलती है ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की, कि आगे वाला जो हिस्सा है वो जैसे ही वो डीपोलराइज होता है, वहां पे नर्व इंपल्स आती है, पीछे वाला हिस्सा रीपोलराइज हो जाता है। तो इस तरह जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलता रहता है। अब अगर इसके कुछ एमसीक्यूज को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हाइपर पोलराइजेशन अक्रॉस न्यूरोलीमा। लीमा मीन्स मेम्ब्रेन, न्यूरोलीमा यानी कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है। हाइपर पोलराइजेशन से पहले हम लोग पोलराइजेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है, सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। हाइपर पोलराइजेशन के अंदर वो -70 से इंक्रीज करके -90 मिली वॉट तक जो है वो चला जाता है, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। तो सेल के अंदर से कौन सी चीज जो है वो बाहर निकलेगी, तो हाइपर पोलराइजेशन होती है, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात की जाए, ये तो नॉर्मली सेल के ऊपर वैसे भी रहता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से डीपोलराइजेशन होती है, हाइपर पोलराइजेशन नहीं होती, ये भी आंसर नहीं होगा। लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, यानी कि सेल के अंदर से जो पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे के सारे निकल के बाहर चले गए। अगर पोटेशियम के चैनल को लेट ओपन किया जाए, क्लोज किया जाए, तो सेल जो है वो हाइपर पोलराइज हो सकता है। आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सोडियम नहीं होती, सोडियम जो है वो उनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकाला जाता है। डीपोलराइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ, डीपोलराइजेशन होता है क्या है कि सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज होगा। ये तब होता है जब हमारे पास सोडियम के आयंस, जब सोडियम चैनल्स को ओपन किया जाता है, तो सोडियम के जो आयंस हैं वो सेल के अंदर आना स्टार्ट होते हैं। जब पोटेशियम के आयंस बाहर निकलेंगे तो ये हाइपर पोलराइजेशन को या रीपोलराइजेशन को कॉज करेगा। तो बेसिकली हमारा जो डीपोलराइजेशन है वो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से होता है। Conduction of action potential through one node of Renwick to another in myelinated neuron is through। जो हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है, वो एक नोड ऑफ रेनवीयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवीयर पे जंप करके जाती है। इसे हम लोग जंपिंग इंपल्स या फिर सॉल्टेटरी इंपल्स का नाम देते हैं। How many sodium ions are pumped out in response to 2 potassium ions transported into the membrane। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात की थी सोडियम पोटाशियम पंप की, सोडियम पोटाशियम चैनल की बात की थी, कि वो 2 पोटाशियम के आयन को सेल के अंदर लेकर आएगा, तो 3 सोडियम के जो आयन्स हैं उसने सेल से बाहर निकालने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी है। तो हाउ मेनी सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट, 3 सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट। डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, न्यूरॉन की जब डीपोलराइजेशन होती है, जब न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किस तरह से कैरेक्टराइज होता है। सोडियम इनटू द एक्सोन एंड पोटेशियम आउट ऑफ द एक्सोन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पोटेशियम बाहर निकलेंगे तो वो रीपोलराइज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। पोटेशियम इनटू द एक्सोन, वो पहले ही एक्सोन के अंदर मौजूद है, तो पोटेशियम के एक्सोन के अंदर आने की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं होगी। सोडियम एंड पोटेशियम विद इन द एक्सोन, जब पोटेशियम पहले ही सेल के अंदर मौजूद है, सोडियम भी आ जाएंगे, तब डीपोलराइजेशन होगी। और जब यहाँ से पोटेशियम बाहर निकलेंगे तो वो रीपोलराइज कर जाएगा। In an action potential, the permeability of sodium ions in the neuron increase due to। अब सोडियम आयंस जब न्यूरॉन के अंदर आते हैं, तो वो किस वजह से न्यूरॉन के अंदर आते हैं, क्योंकि सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। उसके अलावा सोडियम आयंस न्यूरॉन के अंदर नहीं आ सकते, तो रीपोलराइजेशन उसकी परमिबिलिटी को इंक्रीज नहीं करती। एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन एस्टिरेज एंजाइम इस काम को नहीं कर रहा होता। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल या सोडियम गेट्स जो है वो इस काम को करते हैं। If stimulation is above threshold, impulses travel to the brain along the sensory neuron। तो वही वाली बात
कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल तो तभी जनरेट होगा ना जब थ्रेशोल्ड रीच होता है। जब थ्रेशोल्ड ही रीच नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता।